हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे गणित में दूसरा चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जो बेसिक है आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। अब हम इसके जो कुछ अनुप्रयोग हैं वास्तविक संख्याओं से जुड़े हुए उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें आपके पहला सवाल जो दे रखा है यहाँ पे कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होते हैं जैसे धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याओं में। बेसिक इसका कि पूर्णांक संख्या जो होती है ऋणात्मक भी, यानी कि जब संख्या रेखा पर हम लिखते हैं तो उसके दाईं तरफ जो संख्या होती है धनात्मक होती है और बाईं तरफ जो संख्या लिखी जाती है वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे जो हमको लेना है वो कैसा लेना है, धनात्मक पूर्णांक है ना, जो पॉजिटिव हो, और वो भी कैसा, विषम। विषम मतलब जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, वो विषम होती है। तो यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, 8q + 1 के रूप में होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी विषम संख्या ले लो, जैसे कि यहाँ पे 7 का वर्ग ले लिया आपने, 7 का स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और इसमें अगर हम 8 का भाग लगाएं तो आपके भागफल जो है कितना आएगा, 6 बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए ये चीज जो है वो यही चीज यहाँ पे भी लागू हो रही है ना। विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया हमने, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 8q + 1 के रूप में, यानी कि 8 जो है वो यहाँ पे भाजक हो गया, 6 जो है वो क्या है, ये q मतलब ये हो गया व्यक्त भागफल, और 1 क्या हो गया, शेषफल। उसी तरह से और भी कोई संख्या ले लो, जैसे 9 का वर्ग ले लिया, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 में अगर हम 8 का भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, और शेषफल कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे देखिए कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक का अगर आप वर्ग करोगे तो उसका वर्ग हमेशा 8q + 1 के रूप में ही आएगा। तो यहाँ पे संख्यात्मक रूप से, अंक के रूप में तो हमने इसको प्रूव कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे हमको इसको बीजगणितीय रूप में बताना है कि कोई भी हम विषम धनात्मक पूर्णांक अगर मानते हैं, है ना, और उसका वर्ग करते हैं तो वो 8q + 1 के रूप में होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे माना कि a जो है वो क्या है, a = 2n + 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे इसको हमने एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी विषम संख्या जो होती है उसको हम 2n + 1 के रूप में लिखते हैं, और अगर सम संख्या है तो उसको हम किसके रूप में लिखेंगे, 2n के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे विषम संख्या कहाँ है, इसलिए मैंने इसको किस रूप में लिखा है, 2n + 1 के रूप में। जैसे यहाँ पे 2 × n का मान आप कुछ भी रख दो, 1 रख दो, तो 2 × 2, 2 × 1 2 हो गया, 2 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3। तो क्या होगी, विषम संख्या होगी। उसी तरह से आप n का मान कुछ भी रखो तो वही, और उसमें 1 जोड़ोगे तो वो क्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इसका अगर हम वर्ग कर दें, ठीक है, तो इसका वर्ग करते हैं तो a का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके 2n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2n + 1 का होल स्क्वायर, अब ये आपने पढ़ी होगी सरस्वती का, ये किस रूप में हो गया, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² के रूप में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका भी इसी तरह से लिखना है, विस्तार करना है। तो a² बराबर a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n, तो 2n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, 2n, और b भी आएगा तो 1 प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2n का स्क्वायर कितना हो गया, 4n²। इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 का 2 से गुणा, 4n का 1 से गुणा, तो 4n + 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे देखो 1 जो चाहिए था हमें, तो 1 तो यहाँ पे आ गया। अब 8q लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो भी कॉमन है उसको निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कॉमन क्या है, 4n, 4n कॉमन हो गया। तो देखो 4n का 4n² में अगर भाग लगाएं, यानी 4 इसमें से 4n² में से 4n निकाल दिया तो क्या बचा, n, और यहाँ पे भी 4n का 4n भाग लगाए तो क्या आएगा, 1। ठीक है, और प्लस 1। अब यहाँ पे 4n × n + 1 आ गया। अब इसको हमें बदलना है किसमें, 8q के रूप में बदलना है। अब इसको कैसे बदलेंगे, तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी दो क्रमागत संख्या है, जैसे कि एक है n और दूसरी है n +
1, इनका गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होती है ना। जैसे यहाँ पे n का मान अगर हमने 2 रख दिया तो यहाँ पे 2 + 1 करेंगे 3 हो गया, तो 2 × 3 कितना हो गया 6, एक सम संख्या है। उसी तरह से आप यहाँ पे n का मान 5 रख दो और यहाँ 5 + 1 कर दो, कितना हो गया 6, तो 5 × 6 कितना होगा 30। तो इस तरह से दो क्रमागत संख्याएं जो होती है उनका गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या होती है। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होती है। ठीक है, अब ये हमेशा एक सम संख्या होती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो n × n+1 जो है, ठीक है, अब इसको किस रूप में लिखते हैं, 2q के रूप में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे n × n+1, अगर ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या। तो 2 × q का मान आप कुछ भी रख दो, 1 रखो तो 2 × 1 2 हो गया, 2 दूनी 2, q का मान 2 रखो तो 2 दूनी 4, अगर 5 रखते हैं तो 2 × 5 10, तो ये भी क्या हुई है, सम संख्या हुई। तो n × n+1 बराबर क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 2 का मान हमें किस में रखना है, 1 में। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, अब इसका मान अगर इसमें रख दें तो यहाँ पे देखिए a² बराबर यहाँ पे n × n+1 जो है ये, अब n × n+1 इसका मान समीकरण 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, 2q। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जगह 4 × 2q + 1। तो 4 का 2q से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 8q + 1। ठीक है, तो देखिए ये कि हमने जो माना था कि विषम धनात्मक पूर्णांक a जो है उसका वर्ग किसके रूप में होना चाहिए, 8q + 1 के रूप में होता है। ये हो गया आपके इति सिद्धम। ठीक है।